नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन पाकिस्तान से टेंशन के बीच आर्मी चीफ बोले हम युद्ध के लिए पूरी तरह हैं तैयार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान को पूरी तरह लूटने में जुटी सेना अब खेती भी करेगी। 45,000 एकड़ जमीन पर कर लिया है पाकिस्तानी सेना ने कब्जा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि चमगादड़ नहीं, इस जानवर से फैला दुनिया में कोरोना वायरस, चीन को लेकर वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल, रेडार सिस्टम, आर्टिलरी गन, 70,000 करोड़ से ज्यादा के देसी हथियार बढ़ाएंगे तीनों सेनाओं की ताकत। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। पीएम मोदी ने कर दिया है इसका ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान से टेंशन के बीच आर्मी चीफ का बयान, बोले हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच सेना प्रमुख मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और हर परिस्थिति में करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय सेना खुद को आधुनिक बना रही है और आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान को पूरी तरह लूटने में जुटी सेना अब खेती भी करेगी। 45,000 एकड़ जमीन पर कर लिया है कब्जा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार करने वाली पाकिस्तानी सेना अब खेती भी करने जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की केयर टेकर सरकार ने राज्य के तीनों जिलों भक्कर, खुशाब और साहिवाल में कम से कम 45,267 एकड़ जमीन को सेना के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान की सेना अब इस जमीन पर कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग करने जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सेना के जमीन निदेशालय ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत कई पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और पाकिस्तानी सेना ने कुल 45,267 एकड़ जमीन राज्य से मांगी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चमगादड़ नहीं, इस जानवर से फैला पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, चीन को लेकर वैज्ञानिकों ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस के फैलने को लेकर एक बार फिर नया और चौंकाने वाला दावा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम के अनुसार चीन के वुहान शहर के एक सी फूड मार्केट से जेनेटिक सैंपल एकत्र किए गए हैं। एनालिसिस से पता चला है कि वहां बेचे जाने वाले रैकून कुत्तों में SARS-CoV-2 वायरस मौजूद था, जो कोरोना महामारी फैलने की वजह हो सकता है और प्राकृतिक उत्पत्ति के बारे में केस स्टडी को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रह्मोस मिसाइल, रेडार सिस्टम, आर्टिलरी गन, 70,000 करोड़ से ज्यादा के देसी हथियार बढ़ाएंगे तीनों सेनाओं की ताकत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सैन्य हथियारों और अन्य साजो सामान की 70,500 करोड़ की खरीद को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस खरीद से तीनों सैन्य बलों की ताकत बढ़ेगी और इन रक्षा सौदों में अलग अलग हथियारों के सिस्टम और कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सैन्य बलों और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए की जा रही ये खरीद पूरी बाय कैटेगरी के तहत होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। इन रक्षा सौदों में ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति EW सिस्टम और नौसेना के इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर के लिए 56,000 करोड़ की खरीद की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। पीएम मोदी ने कर दिया इसको लेकर ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश के 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे और इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और यूपी में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा, करोड़ों का निवेश भी लेकर आएगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा और ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। वहीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के तहत कपड़ा उद्योग में अब तक लगभग 15,036 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले कई दिनों तक होगी बारिश, ओले भी पड़ेंगे। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत राज्यों के लिए चेतावनी कर दी गई है जारी। जी हाँ दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज
मिजाज बदल गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत ज्यादातर राज्यों में बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और कई दिनों से पड़ रही गर्मी से काफी राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक बारिश, ओले, तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 17 मार्च से 20 मार्च तक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में भारी बारिश देखी गई। वहीं देश भर के ज्यादातर हिस्से में बारिश हुई और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी अरेबियन सी से राजस्थान तक ट्रफ जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार, यूपी बनेगा शिक्षा का नया केंद्र। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी और यूपी शिक्षा का नया केंद्र बनेगा और इसके लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मंडल में बनने वाले राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद में बनेगा और शासन ने निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, शुक्रवार को टीएमयू में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे योगी और इससे पहले मुख्यमंत्री ने टीएमयू के मेधावियों को सम्मानित किया। 104 विद्यार्थियों का गोल्ड, 103 विद्यार्थियों को सिल्वर और 98 विद्यार्थियों को कांस्य मेडल के साथ डिग्री देकर सम्मानित किया और सीएम ने कहा कि प्रदेश में 3 और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। शासन ने मुरादाबाद विश्वविद्यालय बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की और यही नहीं, प्रदेश को फार्मेसी हब में विकसित किया जाएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री के पंच प्रण के बारे में भी बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा 2024 में मोदी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। जी दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हर राज्य में और हर दल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे कर सकता है? इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने गुरुवार की रात विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत जमुई पहुंचे और इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर रहे और कहा कि वो इस संकल्प के साथ निकले हैं कि बिहार को साल 2005 से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटने देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने जिस आरजेडी को मिट्टी में मिलाकर सत्ता सौंपी थी, नीतीश कुमार ने पार्टी और राज्य को उसके ही हवाले कर दिया। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हर दिन हत्या, अपहरण, यौन शोषण और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अब अपहरण और आतंक का ही धंधा चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रीलंका पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुश्किल समय में सच्चे दोस्तों के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई वास्तुकार ज़ैफ्रे बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस दौरान श्रीलंका को लेकर उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में सच्चे दोस्तों के साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है। अपने बयान में जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए स्वाभाविक है कि इस समय आगे आकर श्रीलंका का साथ दें। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि हम श्रीलंका के लिए क्या कर सकते हैं। मुश्किल समय में आपके सच्चे दोस्त का आपके साथ खड़े रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों की सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ हमने हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति दोनों देशों के लोग के बीच संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के लंदन लेक्चर पर विवाद के बीच बहरीन से आया बीजेडी सांसद का वीडियो, जमकर हो रही है तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सांसद सस्मित पात्रा इस समय बहरीन में आयोजित 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में हिस्सा लेने के लिए राजधानी मनामा में मौजूद हैं और बुधवार को सस्मित जब इस सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से भारत ने कोविड-19 के समय देश की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। सस्मित ने कहा कि भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी इकाइयों को कोविड वैक्सीन मुहैया कराई। उनका ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी तुलना राहुल गांधी के भाषण से कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह युद्ध जैसे हालात कंगाली
पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, बोरिया बिस्तर समेटेगी विदेशी एयरलाइंस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं कि उनका देश डिफॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। वैश्विक एयरलाइंस उद्योग ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में अब अपनी उड़ान को संचालित करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कंगाली की वजह से वो अपने डॉलर को यहां से निकाल नहीं पा रही है और इससे विदेशी फ्लाइट कंपनियों को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान बुरी तरीके से यहां पर फंस चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लगातार ये संकट बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर से बढ़ने लगा कोरोना, केंद्र ने राज्यों को जारी कर दी एडवाइजरी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर लोग अभी राहत की सांस ले ही रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में H3N2 के मामले में लोगों की टेंशन बढ़ गई। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर गुजरात तक से लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के मामले में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े हैं उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव राजेश भूषण की तरफ से राज्यों को लेटर लिखा गया है और लेटर में देश के कुछ हिस्सों में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के बढ़ते मामलों का जिक्र किया गया है और इस महीने में 8 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 2082 रिकॉर्ड की गई है। वहीं 15 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 3264 तक पहुंच गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय रक्षा बलों के लिए खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार, रक्षा मंत्रालय ने दे दी है इसकी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिकारी गुरुवार को इसकी जानकारी उन्होंने दी और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 20 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 AT-AGS हॉवित्जर और इसी के साथ भारतीय तट के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए HAL से 60 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमरनाथ यात्रा 2023, श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा कवच तैयार, अंतिम दौरे में है तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की ओर से सीमांत इलाकों को हाईवे से जोड़ने वाले उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां पर सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। खासकर यहां यात्रियों के रुकने की आवश्यकता है, वहां पर अतिरिक्त नाके स्थापित करने और बुलेट प्रूफ मोर्चे बनाने का काम चल रहा है। सीमांत इलाकों में उन चौक चौराहों और रास्तों की भी पहचान की जा रही है जहां से आतंकियों की घुसपैठ होने के बाद शहर में घुसने का प्रयास हो सकता है। सूत्रों के अनुसार जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में पुलिस अपने स्तर पर हाईवे पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर रही है और ये नाके वहां पर होंगे जो सीमांत इलाकों को जोड़ेंगे। इन नाकों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमों की तैनाती होंगी। वहीं लखनपुर से लेकर जम्मू तक जहां भी अमरनाथ यात्रियों के वाहन रुकेंगे वहां विशेष निगरानी होगी। यात्रियों को ये भी सलाह दी जाएगी कि वो अपने वाहन को खड़ा करने और वापस ले जाने के वक्त जरूर जांच ले। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मोदी सरकार पूरा करेगी जनरल बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट, चीनी सेना के सामने दीवार बनेगा थिएटर कमांड। जी हाँ दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा में विधेयक पेश किया और इस विधेयक के पास होने के बाद तीनों सेनाओं के कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले तीनों सशस्त्र बलों के सभी कार्मिकों को अनुशासनात्मक अधिकार देगा। दरअसल तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करके थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के तहत रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और भारत में थिएटर कमांड बनाना जनरल बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 संसद में पेश किया और विधेयक में कहा गया है कि सरकार एक अधिसूचना के जरिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल जुलाई में तीनों सेनाओं के ज्वाइंट थिएटर कमांड सेटअप करने की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या मंदिर में जल्द अपने स्थान पर विराजेंगे रामलला और इस महीने में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे पीएम मोदी।
होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है और भवन निर्माण बढ़ रहा है। रामलला का मंदिर आकार लेता दिख रहा है और मंदिर निर्माण के प्रथम फेज का काम इस साल के आखिर में दिसंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाएगा और इसी के साथ जनवरी 2024 में रामलला की मूर्ति की स्थापना भवन में कर दी जाएगी। राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए गठित ट्रस्ट के सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 में अयोध्या मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति का मूल स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने भी कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रामलला की मूर्ति मूल स्थान पर स्थापित की जाएगी और कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति की मूल स्थान पर स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने देश के अपमान पर नहीं मांगी माफी, अब उनको एक्सपोज करेंगे, बीजेपी ने किया पलटवार। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और इसके लिए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है, जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो बीजेपी उनके खिलाफ देश भर में कैंपेन चलाएगी, जिसमें कांग्रेस नेता को एक्सपोज किया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 6 मार्च से राहुल गांधी विदेश में थे, अब वो अचानक प्रकट हुए और झूठ बोलने लगे। रविशंकर ने सवाल किया कि राहुल कब तक देश को मिसलीड करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम का चेहरा, मामा का नाम और हिंदुत्व कार्ड, बीजेपी की मध्य प्रदेश रणनीति हो रही है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। बाद में सरकार जरूर बीजेपी ने दोबारा बना ली, लेकिन जमीन से मिला संकेत स्पष्ट था और अब उसी संकेत को समझते हुए बीजेपी ने जमीन पर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी न सिर्फ अपनी रणनीति पर काम कर रही है, बल्कि दूसरी पार्टियों से उन्हें अपने दल में शामिल किया जा सकता है और इस पर भी जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार का मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ेगी और अब पीएम तो हर बार की तरह पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक ही रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शुक्रवार से शुरू हो रही है दिल्ली का बजट सत्र। केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है और इसके लेकर बीजेपी की दिल्ली इकाई ने गुरुवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि उसने सत्र की अवधि 5 दिन से बढ़ाकर 10 दिन करने का नोटिस भी दिया था। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा के 8 विधायक शामिल हुए और भाजपा ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री सलाखों के पीछे हैं और सरकार पर कई घोटालों का आरोप है। ऐसे में इस सरकार को पद पर बने रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसीलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। साथ ही भाजपा ने बजट सत्र को 10 दिन बढ़ाने और 10 विषयों पर चर्चा का नोटिस भी दिया है। बैठक में विधुड़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र केवल 5 दिनों के लिए बुलाया गया है, जिसमें से केवल 2 दिनों के लिए प्रश्नकाल का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा पर स्थिति नियंत्रण में, किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए जवान अलर्ट, एडीजी बीएसएफ का बयान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सीमाओं पर स्थिति नियंत्रण में है और सीमा को अभेद्य बना दिया गया है। बीएसएफ के जवान सतर्क हैं और देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी दुस्साहस को विफल करने में सक्षम है। ये बातें बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर में नए रंग रूटों की पासिंग आउट परेड के बाद अतिरिक्त डीजी बीएसएफ पीवी रामा शास्त्री ने कही है। वहीं दोस्तों, अतिरिक्त डीजी ने कहा कि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा में सीमा की रखवाली बहुत महत्वपूर्ण है और इस भूमिका को बीएसएफ के जवान बखूबी निभा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकी संगठनों पर एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर और पंजाब के 15 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आई रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 14 आतंकी ठिकानों पर रेड मार के इसके अलावा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में छापेमारी की है और एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, बडगाम और कठुआ में
छापेमारी की। आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए ANI की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख पहुंचे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑपरेशनल स्थिति का लिया जायजा, जवानों का बढ़ाया हौसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने लद्दाख के उप सेक्टर उत्तर में ऑपरेशनल स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान वो सरहद पर तैनात जवानों से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की सीमा रक्षा को मजबूत करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, चीन कर रहा है यथास्थिति बदलने की कोशिश, अमेरिका का बयान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सीनेट के एक द्विदलीय प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका मैकमोहन लाइन को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। सीनेटर जेफ मार्कले के साथ सीनेट में प्रस्ताव पेश करने वाले सीनेटर बिल हैगर्टी ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए लगातार गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है, अमेरिका के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों, खासकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे।